छुकराओं साइड पर लहराने का प्रोग्राम हो रहा है। सभी नागरिकों को विनती है, सभी जरा नजदीक आ जाइए। छुकराओं भारत माता की जय। अच्छा अच्छा है। भारत माता की जय। અહીંથી સ્વાગત ગીત રજૂ કરવામાં આવશે. કુમારી ઉર્વી, અક્ષિતા, ધારા, દીપેશ, શ્રીપાલ, ઈશા અને ભવી. બાળકો જલ્દીથી આવી જાઓ. प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए, चारे जान बड़े ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, अब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद। हाँ उसको जल्दी साइड पर आएंगे जो આપણા સોસાયટીના સભ્યોની સંખ્યા ઘણી હોવા છતાં અહીં પધારવામાં ઘણા બાંધણો બધી બાકી છે. તો એ લોકોને નમ્ર વિનંતી, હજી પણ કંઈ મોડું નથી થયું, આપ જલ્દીથી અહીં આવી જાઓ અને આ કાર્યક્રમ આપણો જ છે તો એમાં ઉલટભેર ભાગ લો. कल्पना बेन, संजय भाई कोठारी, प्रधान और भाई और बहनों, आज स्वातंत्र के 50वें साल में प्रवेश करते समय हमने ये सोचा कि क्यों न एक छोटा कार्यक्रम आयोजन करें, और इस आयोजन के लिए हमने श्री विजय दारूवाले को निमंत्रित किया। विजय दारूवाले हमारे स्थानीय कॉर्पोरेटर है, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है और मुझे ये सुनना आया कि कल या परसों में वो एक फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए फ्री में हियरिंग एड देने वाले हैं। लेकिन विजय दारूवाले का गौतम नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ परिचित थोड़ा सीमित था, तो आज इस मौके पर हमने सोचा कि श्री विजय दारूवाले के साथ हमारा परिचय जरूर किया जाए और इसलिए हमने उनको निमंत्रित किया।
उनके साथ ही हमने श्री प्रवीण दरेकर, जो जनरल सेक्रेटरी है भारतीय विद्यार्थी सेना, उनको निमंत्रित किया था, लेकिन उनका शेड्यूल बिजी होने की वजह से शायद वो नहीं आ सके। श्री सदानंद सुरे, जो हमारे शाखा प्रमुख है, वो भी उनके शेड्यूल की वजह से अभी नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। लेकिन उनके बजाय आज श्री प्रवीण प्रधान आए, जो पहले माजी शाखा प्रमुख है। संतोष कोठारी, जो उप कक्षा प्रमुख ग्राहक संरक्षण कक्षा बोरोली के, वो भी हाजिर है। और श्रीमती कल्पनाबेन कार्लेकर, जो माथारी कामगार सेना के सेक्रेटरी है, वो भी आज यहाँ आए। तो गौतम नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से मैं इन सबका स्वागत करता हूँ। श्री कुमारी कल्पना कार्लेकर નું સ્વાગત શ્રી નિમેશભાઈ કરે. મિત્રો, આ આપણે મહેમાનોનું આપણાથી બની શકે એ પ્રમાણે ફૂલ પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કર્યું. હવે શ્રી વિજય દારૂવાલાને વિનંતી કરું આજના પ્રસંગને અનુરૂપ બે શબ્દો આપણને સંભળાય. होती है कि आज जब देश हमारा 50वें वर्ष में जा रहा था, उस वक्त हम इतनी बड़ी संख्या में शायद प्रथम ही बता दिया। इसका सच श्रेय आज के मैं समझता हूँ अपने प्रधान अतिथि श्री दारूवाले साहब और अनेक जो मान्यवर यहाँ पे मंच पे बैठे हुए हैं उनको भी याद है। आज सर्वप्रथम मुझे 1857 में जो अपनी स्वातंत्र लड़ाई शुरू हुई, तब से 1943 तक जिन जिन लोगों ने इस देश को बड़ा करने में अपना हाथ लगाया है, उन सब का स्मरण मैं सर्वप्रथम करता हूँ। 1947 के बाद भी आज तक जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में अपना हाथ लगाया है, जिन समाज के तरीके से अपने देश का आगे का विभाजन जिन्होंने रोका है, ऐसे महान हस्तियों की वजह से ही आज हम इस स्थान पर खड़े हुए, उनका स्मरण नहीं करता। इस 50 वर्ष के दरमियान हमने बहुत तरीके से संघर्ष झेले हैं, 4 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जय और पराजय दोनों का अनुभव किया है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ कमाया है, लेकिन जो हमारा अनुभव है वो आगे हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। हमारी 8 पंचवार्षिक योजना के दरमियान हमने बहुत प्रगति की है। खास करके 1990-91 में हमारे देश की हालत जो खस्ता हो गई, उस हालत को इस 5 वर्षों के प्रोग्राम में बहुत कुछ सुधारा है। अपने को ऐसा लगता है, पेपर से फिगर देखकर तो जरूर लगता है, लेकिन यदि हम ध्यान से सोचें तो क्या सचमुच हमारी प्रगति हुई है? आज हम जिस प्रकार का जीवन व्यापित कर रहे हैं वो किसके बदौलत है? मैं तो अपने व्यक्तिगत रूप से ये सोचता हूँ कि तरह तरह का कर्जा लेके आज हम मस्ती और मौज कर रहे हैं। इसी प्रकार की मस्ती मौज मुझे डर लग रहा है। आज इस समय मुझे विंस्टन चर्चिल की भी याद आती है। घमासान लड़ाई में, सिद्धांतों की लड़ाई में हिटलर के साथ जब उन्होंने लड़ाई की थी, तब मुझे याद है कि उन्होंने नवजात शिशुओं को लेकर के 5, 7, 8 साल के बच्चों को इस घमासान लड़ाई के दरमियान शिप में बिठा के अमेरिका भेजा था। काय के लिए? माता पिताओं ने बहुत उसके ऊपर रोष प्रकट किया कि आप क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों को हमसे छुड़वा रहे हैं। तो चर्चिल ने उनको जवाब दिया था कि आज हमारी जिंदगी तो खत्म हो गई है, हम लड़ाई किसके लिए कर रहे हैं? हम इस भावी पीढ़ी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जो हमारे देश का भविष्य इनके हाथ में रहेगा और उसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं।
उसको देखते हुए आज मैं जब अपने देश की ओर सोचता हूँ, तो आज हमारे जो कदम चल रहे हैं, यदि ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म इसमें नहीं आई, हमने इसको कंट्रोल नहीं किया, अनावश्यक खर्च नहीं कम किया, तो हम अपने आगे के पीढ़ियों को एक दिवालिया तरीके का गिफ्ट प्रदान करेंगे, ऐसा मुझे डर है। ऐसी बात नहीं है कि आज हमारे देश में प्रगति नहीं हुई है। अनाज का उत्पादन बढ़ा है, सीमेंट, स्टील, कोयला जो प्रमुख वस्तुएं हैं उसका उत्पादन बढ़ा है। आज देश में दूध का उत्पादन तो शायद इतना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दूध हमारे भारतवर्ष में होता है। लेकिन इतना होने के बाद भी यदि हम लोक संख्या की तरफ देखें और प्रति आदमी को इसका कितना भाव, कितना प्रमाण खर्च करने को मिलता है, यदि हम सोचे तो शायद वर्ल्ड में हमारा नंबर सबसे नीचा होगा। और इसके प्रमुख कारण क्या है, ऐसी स्थिति क्यों होती है? हमारे बचपन में हम देखते थे कि बारिश अच्छी हुई, पैदावार अच्छी हुई तो भाव उतरते थे, जब पैदावार कम हुई तो भाव बढ़ते थे। लेकिन आज क्या देखने को मिलता है, आज 1 लीटर दूध के लिए जब मैं 18 रुपये सगरे देता हूँ तो मेरा मन इतना दुखी होता है। ये क्यों हो रहा है? इतनी पैदावार होने के बाद भी हमको इस परिस्थिति का क्यों सामना करना पड़ रहा है? इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन मेरी समझ में 2 या 3 कारण इसके प्रमुख हैं जिस पर हमें विचार करना होगा राष्ट्र के नाते। एक तो यह है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। जब तक हम पूरे ढंग से निष्ठा से काम नहीं करेंगे, तब तक हम कितना भी प्रोडक्शन करें उसकी कॉस्ट कम नहीं होगी, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी नहीं। और जब तक क्वालिटी बढ़ती नहीं है, कॉस्ट कम होती नहीं है, तब तक एक्सपोर्ट का सोचना मेरे ख्याल में खास महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। आज हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, 25% एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन देश की तुलना में हमारा एक्सपोर्ट है क्या? 1%, 1.5% भी उतना एक्सपोर्ट हमारा नहीं है। और यदि वो हमको बढ़ाना होगा तो हमें काम करना होगा। आज भाइयों 365 दिन के साल में हमारा 180 दिन छुट्टियों में बीतता है, और जो कुछ टाइम हमारे काम करने के लिए बचता है उसमें भी हम पूरा काम नहीं करते। तो आज के समय मैं पर्सनली तो ये प्रतिज्ञा करना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, अपना टाइम अच्छे काम के लिए, प्रोडक्टिव काम के लिए मैं करूँ। और मेरा ये ख्याल है कि यदि भारतवर्ष का हर एक आदमी अपने अपने क्षेत्र में, चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे खेती में हो, किधर भी हो, यदि इस दिशा में कार्य करेगा तो भगवान की दया से हमारे देश में इतने रिसोर्सेज आज भी मौजूद हैं कि हम हमारा देश दुनिया के अच्छे बड़े देशों में जल्दी ला पाएंगे। यदि नहीं किया तो नतीजा क्या होगा, ये सोचना भी बड़ा मुश्किल लगता है। दूसरा एक सवाल यह है कि हमारे समय की कोई कीमत नहीं है। आज हमारे पास बहुत समय है, हम बर्बाद कर रहे हैं समय को। इस जमाने, इसके लिए मेरे को एक किस्सा याद आता है। अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक व्यक्ति हो गया, बहुत ही बड़ा स्टेट्समैन था, साइंटिस्ट था। उसकी एक छोटी पुस्तक की दुकान थी। एक व्यक्ति वहाँ पुस्तक खरीदने को गया, सेल्समैन वहाँ था, उसने पूछा भाई इसकी कीमत क्या है? वो बोला $1। बोला $1 कुछ कम तो करो। बोले आप हमारे मालिक को पूछो। तो कहाँ है बेंजामिन फ्रैंकलिन? अंदर था। उसको बुलाया गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन बाहर आया, उसको उसने पूछा भाई ये किताब की कीमत क्या है? बोला $1। अरे आपका सेल्समैन बोलता है $1, मैं कम करने की बात कर रहा हूँ, आप $1 बोल रहे हैं। तो बोले नहीं यही कीमत है। फिर बोला कुछ कम करो। अच्छा मुझे किताब दो। तो वो बोला अभी इसकी कीमत $2। उसने कहा ये क्यों? तो बोले आपने जो समय मेरा बर्बाद किया है उस समय की ये कीमत है। तो समय की कीमत हमको जानना चाहिए। टाइम इज द 4th डायमेंशन नाउ। जो भी आज के साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं वर्ल्ड में, इसको 4th डायमेंशन करके मानते हैं। और यदि इसका महत्व हमने नहीं समझा, आज के अपनी सोसाइटी की बात देखिए। 1988 से हमारा मेजर रिपेयर्स का काम चालू हुआ। 51 रुपीज पर स्क्वायर फुट हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर था। आज हमारा एक्सपेंडिचर 72 रुपीज पर स्क्वायर फुट हुआ, शायद और भी बढ़ सकता है। इसका कारण क्या है? हमारे पास फॉर्चुनेटली कंप्यूटर एक्सपर्ट मिस्टर जैन ऐसे आदमी हमारे सेक्रेटरी बने हैं। बहुत कुछ काम उन्होंने अच्छा किया है। मैं उनसे विनती करूंगा कि जो इंक्रीज हुआ है या होगा उसका आप विश्लेषण करें, कंप्यूटर पे विश्लेषण करें और हमें बताएं कि इसका टाइम बढ़ने से इसका कितना नुकसान हुआ है और कॉस्ट बढ़ने से कितना नुकसान हुआ। ये कॉस्ट ओवररन, टाइम ओवररन, ये एक बहुत भारी पॉइजन है। और यदि हम इसको नहीं निकालेंगे, समय का महत्व नहीं समझेंगे, तो दिन पे दिन हमारी प्रगति और पीछे हटेगी।
मेरे तरफ मुझे इसका बहुत डर है। अभी ये सब कहने के बाद मैं अपने सोसाइटी के बारे में बोलता हूँ। 2 शब्द बोलूँगा, आप लोगों का टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता। मुझे अनुरोध किया गया है, इसके लिए मैंने इस प्रसंग पे ना बोलना उचित नहीं समझा, इसके लिए आपका टाइम ले रहा हूँ। अपनी सोसाइटी क्या है, बहुत से सभ्यों को मिलाकर एक गुट बनाया। ये इस प्रकार के अनेक गुट बन के ही समाज बनता है, राष्ट्र बनता है। और जो राष्ट्र के लिए जो चीज़ मैंने अभी बताई आवश्यक है, वो चीज़ अधिक से ज़्यादा मात्रा में हमारे सोसाइटी के लिए भी है। हमारे सोसाइटी में गए 27-28 साल में बहुत से मतभेदों के मुद्दे आए, बहुत सा संघर्ष हुआ। संघर्ष होना चाहिए, संघर्ष एक जीवन का बिल्कुल बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट भाग है। यदि संघर्ष न हो तो हमारा समाज, हमारा जीवन एक बर्फ के पत्थर माफिक ठंडा हो जाएगा। यदि इसमें जागृति लानी है तो इस प्रकार का संघर्ष आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके हम कोई सीमा न बांधे। संघर्ष होना चाहिए, आपसे मतभेद होना चाहिए। मैं तो कहूँगा हमारी जनरल बॉडी मीटिंग में सब मेंबर्स को एक रूम में बिठा दो, बाहर से ताला लगा दो और उनको बोलो कि जब तक आप कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करके कोई सोल्यूशन नहीं लाए तब तक ये दरवाजा खुलेगा नहीं। और मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि यदि खाने पीने को नहीं मिले और इस प्रकार बैठना पड़े तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं होगी उसका हल नहीं निकलेगा। तो भाइयों, ये बहुत ज़रूरी है कि संघर्ष हो रहे, लेकिन आपके आपस के जो मतभेद हैं उन मतभेदों को सीमित रखें, कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म अपने आप को रखें और ये सब अपना सेल्फ डिसिप्लिन से आएगी, इसको ये बाहर से नहीं आ सकती। दूसरी चीज़, मैं इस बात का बहुत ही कट्टर विरोधक हूँ कि हमारे घर के मामले, हमारे घर के अंदर के झगड़े हम बाहर ले जाते हैं। पति पत्नी और वो इस नाम का एक पिक्चर है। जब पति पत्नी का मामले में वो आ जाता है तो उसमें झगड़ा होना बिल्कुल स्वाभाविक है, वो हमारा निपटारा नहीं कर सकता। हमारे घर की समस्या हम ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं, हम ही उसका निपटारा कर सकते हैं। हमारे भीतर जो ईगो प्रॉब्लम है, अहम की जो भावना है, यदि वो भावना हम कम करें और इस प्रकार सहयोग की भावना बढ़ाएं तो मुझे इसमें कोई शंका नहीं कि यहाँ की कोई भी समस्या ऐसी नहीं कि जिसके लिए हमें कोर्ट में जाना पड़े, जिसके लिए हमें पुलिस में जाना पड़े, जिससे और किसी पार्टी के पास या किसी व्यक्ति के पास जाना पड़े। तो ये बहुत मेरी समझ से बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझें। एक किस्सा मेरे को और भी याद आता है। 2 अमेरिकन थे, एक वकील बना और एक प्रोफेशन में गया। एक गांव में रहते थे, प्रोफेशन वाला आदमी दूसरे गांव चला गया। पहले 2-3 साल में वो वकील की हालत बहुत खराब थी, कुछ पैसा नहीं था मिलता। 2-3 साल के बाद जब ये शहर का आदमी, प्रोफेशनल आदमी उसके गांव में गया तो उसने देखा ये वकील एकदम बहुत बड़ा बन गया, उसके पास 2-2 कार आ गई, बहुत बड़ा मैंशन बन गया। उसने पूछा भाई कैसा क्या हो गया, क्या मिरेकल हो गया, क्या जादू हो गई? तो बोला उसका रीजन दूसरा कुछ नहीं है, एक और वकील इस गाँव में आ गया। जब तक वो नहीं था तब तक मेरी कुछ गलती नहीं। अभी वो आने के बाद हम दोनों वकील हम प्रॉस्परस हो गए, उसका भी चलता है, मेरा भी चलता है, दोनों की प्रगति हुई। लेकिन नुकसान किसका हुआ? उस गांव के रहने वाले नागरिकों का। तो हमको ये समझना चाहिए कि बाहर हम किसी चीज़ के लिए जाते हैं उसके पहले हमको सोचना चाहिए कि ये कदम अच्छा है या बुरा है। ये मेरा आपसे कहना है। अभी 3rd इम्पोर्टेंट और लास्ट चीज़ में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। आज का ज़माना ऐसा है कि मुझे तो लगता है, मैंने कहीं पढ़ा भी है कि नेशनल अवार्ड देने के लिए मोस्ट करप्ट पर्सन, मोस्ट पावर हंग्री पर्सन, मोस्ट एफिशिएंट लायर, इस तरीके से अवार्ड देने की टाइम आज आ गई है। ऐसी हालत में जब एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर कुछ अतिक्रमण करता है, लोकशाही में ये मानना चाहिए कि मेरा अधिकार है, दूसरे का भी अधिकार है, लेकिन वही नहीं मानते हुए मैं जब दूसरे का अधिकार का अतिक्रमण करता हूँ तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल्स में ऐसा बहुत से बार होता है, उसको अपन संभाल नहीं पाते। पर जब एक बड़ी संस्था, खास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसकी जिम्मेदारी क्या है, समाज प्रबोधन करना जिसकी जिम्मेदारी है, समाज को ठीक रास्ते पे चलाना जिसकी जिम्मेदारी है, ऐसी बड़ी संस्था जब एक छोटी संस्था के ऊपर इस प्रकार का अतिक्रमण करती है, अन्याय करता है और उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको एक तो संभाल लेना चाहिए, जो करते हैं करने दो भाई, क्या करें, वो बड़े आदमी, हम क्या करें। दूसरी बात यह है कि उसका प्रतिकार करना चाहिए। और मुझे आज बहुत संतोष है कि हमारे नेतागण, हमारे सोसाइटी के नेतागण, हमारे कमेटी के नेतागण जनरल बॉडी का सम्मति लेके बहुत ही समझदारी से इस प्रश्न का
समाधान लाने का उन्होंने अथाक प्रयत्न किया है। मैं व्यक्तिगत और सोसाइटी की तरफ से उनका बहुत आभारी हूँ। और इस बात का भी मुझे गर्व है कि इस पर्टिकुलर मामले में समाज में काम करने वाले स्वयंभावी से संस्था जो है, उन लोगों ने, उनका कोई भी इससे संबंध नहीं था, लेकिन जब ये बात उनके सामने आई, जब उन्होंने देखा कि इस चीज में अन्याय हो रहा है, तब किसी चीज की अपेक्षा न करते हुए उन्होंने सहयोग करने का आश्वासन दिया। इतना ही नहीं तो अपनी पर्सनल जोखिम उठा करके उन लोगों ने हमको सहकार दिया। आज उन्हीं की बदौलत आज हम इस दशा में हैं कि इस पर्टिकुलर अटैक का हम पूरी तरह से जवाब दे पाए। मैं अपनी तरफ से, अपने सोसाइटी की तरफ से इन महानुभावों का आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ और इस प्रकार का काम आगे भी को करते रहें। भगवान उन्हें इसकी प्रेरणा दे और शक्ति दे, ऐसा मैं जानता हूँ, क्योंकि जब तक ऐसे समाज में लोग नहीं रहेंगे तब तक ये समाज दिन पे दिन नीचे डाउन द हिल जाने की बहुत भारी संभावना है। आप सब लोगों की शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा काम किया है और फिर से मैं कहूँगा कि आप लोगों को भगवान अधिक से अधिक शक्ति इस दिशा में जाने के लिए व्यक्तिगत रूप से और आपकी संस्था के रूप से भगवान शक्ति प्रदान करें। मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ, इससे ज़्यादा मुझे इस बात में कितना भी बोल सकता है, लेकिन टाइम की पाबंदी है। जैन साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं जानता नहीं कितना टाइम मुझे लगेगा, लेकिन उन्होंने उदारता से मुझे बोलने की इजाज़त दी। उसके लिए आप सबका मैं आभारी हूँ। अपने अतिथियों का फिर से एक बार आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गौतम नगर सोसाइटी। યોગદાન અને અહીંયા આવનાર સર્વે આમંત્રિત મહેમાનો, અમારા સહરેવાસી પડોશી માનનીય માતા પિતા સમાન વડીલો, સોસાયટીના મેનેજિંગ કમિટીના કાર્યકર્તાઓ, મારા સાથી સમાન યુવાન ભાઈઓ અને બહેનો તથા સોસાયટીના ગુલાબના ફૂલ સમાન નાના બાળકો, આજે આપણે ભારતના 50મા સ્વાતંત્ર્ય દિને ધ્વજવંદનના નિમિત્તે ભેગા થયા છીએ। ધ્વજવંદન એટલે શું અને ધ્વજવંદન શેના માટે હોય છે તેનો આપ બધાને ખ્યાલ હશે જ। ધ્વજવંદન એ આપણી સાર્વભૌમત્વની નિશાની છે અને આપણે આપણી માતૃભૂમિની રક્ષા કરી રહ્યા છીએ તેનો પુરાવો છે। આ સૃષ્ટિમાં 6 માતાઓમાંથી એક ધરતી માતા આજની તારીખમાં સંપૂર્ણ આશા ધર્મ નિભાવે છે। તે આપણને કાઢતી નથી, આપણે સંજોગ પ્રમાણે છોડીને જઈએ અને આવીએ છીએ। દરેક માનવીએ પોતાની માતૃભૂમિ અર્થાત ધરતી માતા જ્યાં આપણે જન્મ્યા, નાના મોટા થયા, તેને દરેક રીતે ખૂંદી વળ્યા, તેની જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે રક્ષા કરવાની આપણી ફરજ છે। મારી સોસાયટીના દરેક સભ્યોને આજના આ સ્થાનેથી અહીં બેઠેલા દરેકના સહકાર સાથે વિનંતી અપીલ કરું છું કે સોસાયટીના દરેક નાના મોટા કામ માટે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે દરેક પ્રકારના પડોશી વાંધા ભૂલીને સાચા પડોશી બની સોસાયટીના હિતેશુ બની ફક્ત ફ્લેટ એ આપણો અથવા મારો છે તેમ નહીં, પણ સોસાયટી આપણી અમારી છે તેવી ભાવના કેળવવી અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે જેટલી આપણી શક્તિ હોય તે અનુસાર સોસાયટીને મદદરૂપ બનીએ તેવી હું આશા રાખું છું કે કોઈ પણ પ્રકારના વેરજો હોય તે ભૂલીને સોસાયટીનું હિત પહેલા જેવું જોઈએ। આજના આ શુભ 50મા સ્વાતંત્ર્ય દિને તમે સ્વતંત્રતા સ્વાભિમાનથી પૂરેપૂરી ભોગવો। વિશેષમાં આ અમારો પહેલો પ્રોગ્રામ છે, તેમાં કાંઈ પણ જાતની ભૂલચૂક હોય તો હું અમારા બધા યુવાનો વતીથી ક્ષમા પ્રાર્થી છું અને છેલ્લે મારું વક્તવ્ય પૂરું કરતા પહેલા એવી શુભેચ્છા પાઠવી અને હું મારું વક્તવ્ય પૂરું કરું છું। જય હિન્દ, જય મહારાષ્ટ્ર। माननीय नगरसेवक श्री विजय दारुवाले तथा गौतमनगर सोसायटीना शुभचिंतक संतोष कोठारी, गौतमनगर सोसायटीना चेअरमन, बीजा कमिटी मेंबर, मानवंता मेहमानो, वडीलजनो, મિત્રો અને બાળ મિત્રો, આજ 15મી ઓગસ્ટના અનમોલ દિવસે આપની સમક્ષ 2 શબ્દ કહેવાનો જે અવસર મને આપવામાં આવ્યો છે તે મારે મન બહુ મોટી વાત છે। 15મી ઓગસ્ટ આપણો સ્વતંત્ર દિવસ, આપણે આઝાદી મેળવી એને અડધી સદી પતવા આવી। આ વાત તો ઇતિહાસ જાણતો કોઈ પણ જાણે છે, પણ આ વાત આટલેથી અટકતી નથી। આઝાદી અતિ અનમોલ મોટી છે, જેને સાચવવું એ આપણા હાથમાં છે। જે શહીદોને આજે આપણને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે તે શહીદોના ખૂનની એક એક બૂંદથી આપણને આઝાદી મળી છે। આજના આ દિવસની મહાનતા
આપણે સમજીને આપણા બાળકને સમજાવી તે કરીને આવનાર પેઢી એક મજબૂત ભારત જોશે અને ત્યારે જ આપણા સૈનિકોને સાચા અર્થમાં શ્રદ્ધાંજલિ મળશે. જય હિન્દ, જય ભારત માં, भारत माता की जय. को वंदन करते हुए माननीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के चरण को नतमस्तक होते हुए आज के प्रमुख पाहुणे हमारे लाडले नगर सेवक माननीय विजय दारूवाले साहब, माजी शाखा प्रमुख प्रवीण प्रधान, हमारी मराठी અને गुजराती नाटक में ड्रामा में काम करने वाली एक्ट्रेस और हमारी शिवसेना माथाई कामगार यूनियन की सेक्रेटरी माननीय कल्पना सागलेकर जी तथा गौतम नगर के सेक्रेटरी चेयरमैन बता भाइयों और बहनों और माताओं, ऐसे तो गौतम नगर के साथ में हमारा नाता बहुत पुराना ही जुड़ा हुआ है. मेरे ख्याल से 1973 में सभी के दिवंगत एमएलए माननीय डॉक्टर बीजी बालकर साहब, इनके घर पे मोर्चा आया था, गांधी मोर्चा करके. सभी विरोधी पक्ष के नेता, वो कांग्रेस के आमदार थे और सभी विरोधी पक्ष का वो एक मोर्चा था और सभी हमारे दारूवाले साहब यहाँ के पूरे बुरुली के शाखा प्रमुख थे और उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ एक मोर्चा निकाला था. तभी एक बड़ी दंगल भी हुई थी. वो दंगल में अश्रु गोलीबार भी हुआ था और उसी वक्त मैं भी उस दंगल में से जो भागा था वो गौतम नगर का ही आश्रय लिया था. तो तभी से हमारा गौतम नगर से यही रिश्ता है. मेरे को याद है कि गौतम नगर के अंदर पुलिस आई थी, बाद में मैं पीछे से तालाब के यहाँ से भाग गया था, सभी अच्छी तरह से याद है. तो गौतम नगर से हमारा रिश्ता बहुत पुराना ही है. आपने हमें अतिथि करके बुलाया, लेकिन हम लोग अतिथि नहीं है. दारूवाले साहब भी यहाँ के बहुत पुराने अच्छे जानते हमारे लाडले और कर्तव्य दक्ष नगर सेवक है. मैं भी बचपन से ही यहाँ से बड़ा हुआ हूँ. अभी जो है वो आंखों देखा हाल ही है. हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर हमें बाला साहब ठाकरे ने जो सिखाया वो यही है कि 20% राजकारण और 80% समाजकारण करो. इस समाजकारण की वजह से हम आज जो खड़े हैं वो आपके सामने ही है कि जो सरकार चली है वो हमारी सरकार है, शिवशाही की सरकार है. और दिन दिन हमारे प्रति, हमारे शिवसेना के प्रति लोगों के मन में जो डर था वो डर निकाल के वजह से निकल जा रहा है और हमारे पीछे सब लोगों का पाठिंबा बढ़ता ही जा रहा है. तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर अपने ऊपर अन्याय हो तो आप इकट्ठा हो जाइए और एक संग हो जाइए. आज एक संग होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप देख रहे हो शिवसेना पहले मुंबई में थी, बाद में महाराष्ट्र में हो गई, अभी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और कश्मीर तक पहुंच गई है. और वो यही नतीजा है कि शिवसेना के कोई भी आदमी ने आज तक शिवसैनिक करके ही काम किया. कोई पद, कोई अपेक्षा कभी रखी नहीं और ना रखेंगे. तो जो हमारा समाज कार्य है वो समाज कार्य के ही हिसाब से हम लोग आपके सामने हमेशा आते रहेंगे. आपकी कोई भी ऐसा हो, कोई भी शंका हो, कोई भी आपको मदद चाहिए तो हमारे माननीय यहाँ के वार्ड के अपने नगर सेवक विजय दारूवाले साहब का मार्गदर्शन हमेशा मिलते रहेगा. बाकी कुछ भी कठिनाइयाँ हो तो हम लोग शिव सैनिक आपके पीछे है. आप कोई भी चिंता न करें, किसी को भी डर आपके दिल में मत लाइए और इतना ध्यान में रखिए कि आप एक संग रहिए. आपके पीछे हमारा आशीर्वाद, हमारा सहकार्य हमेशा रहेगा. इतना कहकर मैं मेरे 2 शब्द पूरे कर रहा हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज तो गूंजेगी धरती, नगर के वीरों से टकराएगी ये आवाज़ें. तुरंत चांद सितारों से
आज तो गूंजेगी धरती गौतम नगर के वीरों से, आज तो गूंजेगी धरती। पर भाषण के है, मैं थोड़ा आपको तकलीफ देता हूँ, मैं मराठी में बोलूंगा, आपको चलेगा? व्यासपीठावर उपस्थित असलेले या गौतम नगर सोसायटीचे अध्यक्ष श्री जैन साहेब, सेक्रेटरी श्री साई प्रसाद, श्री धोंड, सोसायटीचे इतर पदाधिकारी, व्यासपीठावर बसलेल्या सौ कार्लेकर, श्री संतोष कोठारी, श्री प्रवीण प्रधान, इतर मान्यवर आणि उपस्थित या गौतम नगर सोसायटीतील सर्व बंधू भगिनी आणि बाल गोपाळ मंडळी, 15 ऑगस्ट 1947 साली भारत स्वतंत्र झाला. आज 15 ऑगस्ट 1996 साल उजाडलेला आहे. 50 वर्षाचा सुवर्ण काळ आपण या ठिकाणी सुवर्ण महोत्सव वर्ष म्हणून हे वर्ष आता घोषित झालेलं आहे आणि संपूर्ण भारतवर्षामध्ये ते साजरं होत आहे. देशाची प्रगती कशी होती, पूर्वी कशी होती, त्यानंतर कशी होती, त्याचं सुंदरपैकी स्टॅटिस्टिक्स जोशी यांनी या ठिकाणी केलं. एक प्रभावीपणे त्यांनी या ठिकाणी चांगले मुद्दे मांडले. खरोखरच सीमित व्हावं यासारखं त्यात बरंचसं तथ्य होतं. आजचा हा 15 ऑगस्टचा दिन आहे, हा खऱ्या अर्थानं राष्ट्रीय सण आहे. राष्ट्रीय सण याच्यासाठी आपण म्हणू की ज्या हुतात्म्यांनी, ज्या क्रांतिकारांनी आणि ज्यांनी आपलं सर्वस्व या देशाला दिलेलं आहे, काही फासावर लटकले, काही घोड्यांच्या टापाखाली आले, काही बंदुकीच्या गोळीच्या बळी पडले, अशा ह्या सर्वांनी आपला प्राणाचा त्याग केला आणि त्या त्यागातूनच हे स्वातंत्र्याचं पुष्प जन्माला आलेलं आहे. हे जे स्वातंत्र्य ज्यांनी दिलेलं आहे, या स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी लढून लढून आपला त्याग केलेला आहे, त्यांच्या पुण्यात्म्याला आज हे चाललेलं आहे. 50 वर्षात आपण जे उपभोगतो आहे कशा प्रकारे होत आहे, तर त्यांच्या आत्म्याला खऱ्या अर्थाने शांती लाभत असेल का, याचा देखील आपण सर्वांगीण विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. आजच सकाळी पेपर वाचला, पेपरामध्ये मला कुठेतरी पाहण्यात आलं की या मुंबईमध्ये अतिरेकी आलेले आहेत. मगाशी जोशी यांनी असा उल्लेख केला, पती पत्नी और ओ, म्हणजे नवरा आणि बायकोचं ज्या वेळेला भांडण होतं त्यावेळेला ओ घुसतो. त्याचप्रमाणे माणसा माणसामध्ये ज्या वेळेला भांडणं होतात, समाजामध्ये ज्या वेळेला भांडणं होतात आणि त्यावेळेला कुठेतरी अस्थिरतेची जाणीव होते आणि त्याच वेळेला तिसरी शक्ती त्या ठिकाणी घुसत असते. ते अतिरेकी म्हणजे तिसरी शक्ती आहे आणि बरोबर त्याचा ते लाभ घेत असतात. दोघांचं भांडण आणि तिसऱ्याचा लाभ आपण म्हणतो, त्या प्रकारे असे प्रकार होत आहेत. देशाला अखंडता कायम ठेवण्यासाठी ज्यांनी प्रयत्न केले आणि देशाची अखंडता नष्ट करण्याकरता जे प्रयत्न करत आहेत त्यांना हाणून पडण्यासाठी कुठेतरी एकीची जबरदस्त आपल्याला आवश्यकता आहे आणि एकी तुमच्या आमच्यातूनच आली पाहिजे. ती प्रथम घरातून आली पाहिजे, नंतर इमारतीतून आली पाहिजे, नंतर आपल्या मोहल्ल्यातून आली पाहिजे, आपल्या राज्यातून आली पाहिजे, आपल्या शहरातून आली पाहिजे आणि आपल्या देशातून आली पाहिजे. ही एकी उत्स्फूर्तपणे आपल्यातून आली तरच या देशामधलं कोणतेही नष्टचक्र, कोणतेही दुष्टचक्र आपल्याकडे वाकडी नजर टाकून कधीही पाहणार नाहीये. पण यासाठी आपण प्रयत्नाची भूल ठेवली पाहिजे, प्रयत्नाची शर्त केली पाहिजे, तरच आपण पुढे जाऊ शकतो. त्या एकीचं सामर्थ्य जबरदस्त आहे. हे सामर्थ्य ज्याने ओळखलेलं आहे त्याने छोट्या छोट्या गोष्टी सहजतेने पहिलं तरी नेलेल्या आहे. आपण लोकमान्य टिळक घ्या, गांधीजी घ्या, अनेक स्वातंत्र्यवीर घ्या,
ती लोक तशी पाहिली तर सामान्य होते, परंतु त्यांच्या पुढे त्यांच्या मनामध्ये जे जबरदस्त विचारशक्ती होती, जबरदस्त चाड होती, जबरदस्त चीड होती आणि त्यांनी जे वेदना ज्या पाहिल्या होत्या, पारतंत्र्याच्या वेदना पाहिल्या होत्या, त्या करण्याकरता त्यांना हा संपूर्ण समाज निद्रिस्त होता, शांत होता, तो जागण्याकरता त्यांनी आपल्या देहाचं प्राण बलिदान केलेलं आहे. त्या ठिकाणी त्यांनी स्वतःचा स्वार्थ कुठे पाहिला नव्हता. सर्व जर मोठी मोठी मंडळी तुम्ही पाहिली तर कोण वकील होते, कोण बॅरिस्टर होते, कोण उद्योगपती होते, पण त्यांनी स्वतःच्या स्वार्थामध्ये कुठेही गुंतून राहण्याचा प्रयत्न केला नाही. लाखो हजारो रुपये ते कमवू शकले असते, पण त्या पैशाच्या मोहाला बळी ते पडले नाहीत. त्यांनी कुठेतरी हा निद्रिस्त जो समाज आहे, ज्याला कशाची चाड नाही आहे, त्याला कुठेतरी जागण्यासाठी कुठेतरी प्रयत्न केले. तुम्हाला कल्पना आहे, लोकमान्य टिळक ज्यावेळेला ते वासुदेव बळवंत फडके सारखा एक जबरदस्त क्रांतिकारी होता, त्या क्रांतिकाराला ज्यावेळेला अटक झाली, कोर्टात केस ज्यावेळेला चालू झाली आणि त्यावेळेला आगरकर आणि टिळक ती केस पाहण्यासाठी कोर्टात सातत्याने त्या ठिकाणी हजर होते. परंतु त्यांनी पाहिलं की त्या ठिकाणी काहीच झालं नाही. त्यांना निश्चित कळलं की ही कोर्ट शेवटी हा कोर्ट चालवणारा साहेबच, त्याला निर्णय देणारा साहेबच आणि फाशी देणारा साहेबच हे असल्यामुळे आपल्याला निर्णय कधीच आपल्या बाजूने होणार नाहीये. आणि समाज निद्रिस्त आहे, समाज झोपलेला आहे, समाज शांत आहे, तो कुठेतरी प्रवाहपतीच आहे, हे कुठेतरी जागृत केलं पाहिजे. आणि त्याच जे त्यांनी ते पाहिलं, त्यांच्या त्या वेदना पाहिल्या आणि त्यांनी सर्व सोडून दिलं आणि कुठेतरी समाजाला जागृत करण्याकरता सर्वांचा त्याग करून त्यानंतर केसरीचे झेप घेतली आणि केसरीमधून त्यांनी जे निर्णय आग्रह केलेले, या देशाचं या सरकारचं टाळकं फुटलेलं आहे का, टाळकं फुटलेलं आहे का, अनेक असे प्रक्षोभक लेख लिहिले आणि त्यातूनच त्यांना नंतर मग ते 6 वर्षाची मंडालयात शिक्षा झाली आणि त्यातूनच ते विकार रस्त्याचा जन्म झाला. परंतु ह्या मंडळीने जे केलेलं काम हा अविस्मरणीय आहे. गांधी महात्मा गांधीजींचं एक दिसाला एक व्यक्तिमत्व जे होतं, संपूर्ण भारतवर्षाच्या पाठीमागे होतं, संपूर्ण देश आज गांधींचा देश म्हणून जो ओळखला जातो, त्याच्या पाठीमागचं जे रस आहे ते आपण ओळखलं गेलं पाहिजे. की त्याच्या पाठीमागे त्यांनी या गरिबांच्या, ज्या अन्याय पीडितांच्या वेदना पाहिला, स्वतःचा स्वार्थ बिलकुल पाहिला नाही आणि कुठेतरी यांना कुठेतरी अपलिफ्ट करण्याकरता, एक नवजीवन देण्याकरता, एक संजीवनी देण्यासाठी एक त्यांनी आपल्या प्राणाचं बलिदान केलं आणि संपूर्ण सर्वस्व त्यांनी देशासाठी दिलं. असे अनेक क्रांतिकारी या देशासाठी लढले, या देशासाठी त्यांनी प्राण दिलं आणि आपल्याला एक स्वातंत्र्य मिळवलं. ते स्वातंत्र्य मिळवल्यानंतर ते जतन करणं फार महत्वाचं आहे. गेले 50 वर्षात आपण जे 1947 पासून 1996 पर्यंत आपण जी वाटचाल केली, ही वाटचाल कशा प्रकारे केली, हा विकास आहे तो खऱ्या अर्थाने विकास झालेला आहे का? कुठेतरी लोकसंख्या, एवढी जबरदस्त लोकसंख्या असल्यामुळे तुम्हाला विकास कुठेही दिसणार नाही. मगाशी जे म्हटलं की भाव वाढलेला आहे, सर्व वाढलेलं आहे, पण त्या ठिकाणी लोकसंख्यांचं जे असंतुल, जे विषम जे मूल्यमापन आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला कुठेही प्रगती दिसणार नाही. शेवटी तुमचा पगार हा दिवसेंदिवस वाढणार आहे. एस्टॅब्लिशमेंट कॉस्ट आहे एवढे जबरदस्त आहे. नगरपालिकेचा मी नगरसेवक असताना देखील तुम्हाला कल्पना नसेल की महापालिकेमध्ये देखील जे 1,500-2 हजार करोड रुपये जे आहेत, जे आर्थिक जे बजेट आहे, त्याच्यामध्ये 67% एस्टॅब्लिशमेंट चार्ज जातो. म्हणजे 67% त्या ठिकाणी पगारामध्ये जाते. अशी मला वाटते कोणतीच संस्था नसेल की एवढे 67% ते संपूर्ण पगारामध्ये घालते. आणि त्यामुळे तुम्हाला त्या भविष्यामध्ये अशी वेळ आहे की 100% ज्यावेळेला एस्टॅब्लिशमेंट चार्ज आहे त्यावेळेला तुमच्या हातात काय राहणार आहे, तुम्ही मेंटेन कसं करणार, हा प्रश्न निर्माण, भविष्यात एक मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आणि त्यामुळे दिवसेंदिवस पगार वाढत आहेत आणि कुठेतरी मग बजेटच्या रूपानं बारीक सारीक किमती आपल्याला वाढवाव्या लागतात आणि नंतर आपण म्हणतो की महागाई झाली. तर त्या ठिकाणी महागाई केलं नाही तर ते तुम्ही समतोल कसं करणार, हा देखील एक यक्ष प्रश्न आहे. पटण्यासारखं आहे, न पटण्यासारखं आहे, पण ते करावं लागतं कुठेतरी. आणि त्यामुळे मग लोकांचा प्रक्षोभ घ्यावा लागतो, लोकांचा क्षेम घ्यावा लागतो. या सर्व गोष्टी कुठेतरी सोडवण्यासाठी सर्व इंटेलेक्च्युअल लोक जवळ येण्याचे आले पाहिजे आणि त्यांनी चांगला तोडगा काढला पाहिजे. मग जैन साहेबांना त्यांनी सांगितलं की आपल्या सोसायटीमध्ये जो पूर्वीचा 51 रुपये जो टॅक्स तुम्हाला होता, मेंटेनन्स टॅक्स होता, आज 72 रुपयापर्यंत गेला. ते कशाचं चिन्ह आहे आणि त्याने ते कॉम्प्युटरमध्ये विश्लेषण करायला सांगितलंय. अतिशय चांगली अशी कल्पना या ठिकाणी दिली आहे की तुमच्या या बिल्डिंगमध्ये एवढे चांगले लोक आहेत, की चांगले सुशिक्षित लोक आहेत, की कशा प्रकारे ते व्हावं, का हे झालं, त्याचं आत्मपरीक्षण करण्याचा एक
स्वतःपासून सुरुवात केली हे खरोखरच उज्ज्वलतेचं चिन्ह आहे आणि निश्चितपणे आपली सोसायटी पुढे जाणार आहे. मी या ठिकाणी एक अनेक विषय मी करता करता मी थोडा सीमित याकडे येतो की या ठिकाणी मगाशी जोशी यांनी सांगितलं की आपल्या घरातली भांडणं आपण बाहेर आणता कामा नये, आपण आपल्यातच सोडली पाहिजे. कारण निश्चितपणे तिसऱ्याचा लाभ घेतो आणि नको त्या गोष्टी होतात. त्या ठिकाणी त्याने अतिशय चांगलं मोलाचं मार्गदर्शन केलं आहे की छोटे छोटे कारण असतात, छोटे छोटे भांडणं असतात, गैरसमजाने आपण त्यात मोठी दरी निर्माण होते. थोडासा जरी फ्रॅक्शनल क्रॅक असला तरी जो तिसरा माणूस होतो तो ऍक्च्युअली त्याच्यामध्ये मोठी फेक निर्माण करतो आणि मोठी दरी निर्माण झाल्यानंतर त्याचं पर्यासन भरतीकडेच जाते. म्हणून बांधवानो, जे छोटं छोटं असेल ते निश्चितपणे आपण आपसातच सोडवा, परंतु जे मोठं असेल आपल्या पलीकडचं असेल तर ते निश्चितपणे तुम्ही आमच्याकडे द्या. मग त्या ठिकाणी तुम्ही असा विचार करू नका पती पत्नी और हो असा विचार करू नका. जे होतं ते आपण सोडवा, जे होत नसेल तर तुम्ही निश्चितपणे दुसऱ्याला द्या. त्या ठिकाणचा आपला एक जो प्रॉब्लेम आलेला आहे, प्रश्न निर्माण झालेला आहे TPS स्कीमचा फायनल प्लॅटमध्ये बाजूच्या शाळेतल्या तुमच्यात आलेला आहे आणि तुमच्या शाळेमध्ये गेलेला आहे आणि कुठेतरी सोडवण्यात तुम्हाला अडचण निर्माण झालेली आहे. मी या 15 ऑगस्टच्या सुवर्ण महोत्सवी आपल्याला आश्वासन देतो की समस्या तुमची माझ्याकडे आलेली आहेत. तुमच्या सेक्रेटरीतर्फे माझ्याकडे काही कागदपत्र आलेले आहेत. मी निश्चितपणे मानतो की या महिन्याभरात हा तुमचा प्रश्न मी जरूर सोडवेन. तुम्हाला जी अडचण बऱ्याच काळापर्यंत राहिलेली आहे ती निश्चितपणे महिन्याभरामध्ये सोडून देईन. प्रथम मी शाळेला विचारेन की तुम्ही बऱ्या बोलाने आपली भिंत मागे घेता का, नसेल घेत तर त्यांना कसा कायदा दाखवायचा तो मी या लोकप्रतिनिधी निश्चितपणे दाखवेन. आपण या ठिकाणी आम्हाला बोलवलं 15 ऑगस्टच्या निमित्ताने झेंडा फडकवण्यासाठी जो मान दिला त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा सर्वांचं आपलं मनपूर्वक अभिनंदन करून माझे 2 शब्द आटोपत घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. श्री राजेश श्री प्रधान साहेब मोमेंटो આપે છે. आदरणीय नगरसेवक श्री विजय दारुवाला साहेब, अन्य माननीय आमंत्रितों, हमारी योजना कांग्रेस का प्रधान साहब, एक वस्तु हमारा मगज में खास करके मारा मगज में बोलती रही चुकी थी એ બધા દારૂવાલા સાહેબનો બધાની સામે જાહેરમાં હું સ્વીકાર કરી લઉં છું. દારૂવાલા સાહેબ મને એ બાબતમાં ક્ષમા આપશે એવું માનું છું. છેલ્લા 6 મહિના પહેલા એક નાગરિક તરીકે જો કે અમારી ભૂલ કહેવાય, છેલ્લા 6 થી 8 મહિના સમય દરમિયાન જ મને ખબર પડી અથવા મારી જાણ થઈ કે અમારા વિસ્તારના કોર્પોરેટર શ્રી વિજય દારૂવાલા સાહેબ છે. હવે બીજી અન્ય વ્યક્તિને અમારા વિસ્તારના એટલે કે અમારા ગૌતમનગર એરિયાના કોર્પોરેટર સમજી અને અમે એમનો સંપર્ક કરી રહ્યા હતા અમારી સમસ્યાઓ માટે. જોકે અમારી તો ભૂલ થઈ ગઈ, પણ સામેવાળી વ્યક્તિએ ચાલાકી રાખીને એ વસ્તુ સ્પષ્ટ પણ મને ન કરવા દીધી અને એટલે મારે માનનીય દારૂવાલા સાહેબને કહેવાનું કે તમારો સંપર્ક કરવામાં કદાચ જો અમને મોડું થયું હોય તો એની પાછળની આ એક અમારી ભૂલ છે. અચાનક જ આપણા ચેરમેન શ્રી પ્રસાદ ભવન એમના મારફતે સંતોષભાઈનો સંપર્ક થયો અને એમના મારફતે દારૂવાલા સાહેબનો સંપર્ક કરી શક્યા અને આપણા આજના પ્રસંગે હાજરી આપતા પહેલા પણ સોસાયટી માટે જે આપણે બીજાની મદદ વગર ના કરી શકાય એવું કામ કરવામાં એમણે આપણને ઘણી સહાયતા કરી છે. એ વસ્તુનો આપણે સ્વીકાર કરવો જ રહ્યો, થઈ ચૂક્યા હતા, હિંમત હારી ચૂક્યા હતા
અને જાણે બધું જ ગુમાવીને બેઠા હોઈએ એવી પરિસ્થિતિમાં નિરાશ થઈને બેઠા હતા. એવામાં એમના તરફથી આપણને આશાનું કિરણ મળ્યું. એમ અમને લાગવા માંડ્યું કે અમારી સાથે કોઈ છે, કોઈ અમારું છે, અને આશા બંધાવી અને પછી પાછા હાથ પગમાં જોર વાળ્યું અને તરવાની શરૂઆત કરી છે. આશા છે હવે અમે તરી શકીશું. આજના પ્રસંગે દારૂવાલે સાહેબ, કલ્પનાબેન કાર્યકર, આપણે કહું ને આપણા ગુજરાતી કાર્યક્રમોમાં જાણીતા છે અને ગુજરાતી પણ સારું એવું બોલી શકે છે. એના ઉપરથી ખ્યાલ આવી ગયા છે કે આપણા જ છે. અને સંતોષભાઈ કોઠારી એ મને છેલ્લા થોડા વખતથી પરિસ્થિતિમાં આવ્યા, સારામાં સારી હેલ્પ કરી છે એમને. અને કોઈ પણ જાતનો છતાં એક આપણે પણ ગુજરાતી કોમ છે, આપણા મનમાં એમ શંકા થાય કે ભાઈ આમનું આપણને સહકાર આપવા પાછળનું કારણ શું છે. એક મગજમાં વિચાર આવે કે ભાઈ કોઈ ગણતરી છે, કોઈ હિસાબ કિતાબ છે, કોઈ કેલ્ક્યુલેશન છે, પરંતુ જણાવતા આનંદ થાય છે એવી કોઈ પણ વાત આ કાર્યકર્તાઓમાં અમને જોવા મળી નહીં. ઓન ધ કોન્ટ્રરી એમણે અમારા માટે સારો એવો ભોગ આપ્યો છે કે જેનો બદલો અમે આર્થિક રીતે તો ચૂકવી ન શકીએ, ફક્ત આશીર્વાદ સ્વરૂપમાં, એક શુભેચ્છા સ્વરૂપમાં અમે તમને એનો બદલો આપવાની ફક્ત કોશિશ કરી રહ્યા છે. એ પણ બદલો નથી. આજના પ્રસંગે માનનીય શ્રી દારૂવાલ સાહેબ, સંતોષભાઈ, પ્રધાન સાહેબ, કલ્પનાબેન આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહ્યા. તમે અમારો આભાર માનો છો કે અમે તમને મોકો આપ્યો ધ્વજ ફરકાવવા માટેનો, પણ એની સાથે ખરેખર અમે તમને અમારા તરફથી એક પ્રોમિસ આપીએ છીએ, વચન આપીએ છીએ કે જેમ તમે અમારા સમયે, ખરાબ સમયે સાથે રહ્યા, ઊભા રહ્યા, એમ અમે પણ જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે અમે જેમ તમને પોતાના ઘડીને બોલાવીએ છીએ એમ તમે પણ અમને જ્યારે પોતાના ઘડીને બોલાવશો તો અમે તમારી સાથે ચોક્કસ ઊભા રહેશું એવી મને ખાતરી છે. અને આજના આ કાર્યક્રમમાં આપની હાજરીથી અને બધાને અત્યંત આનંદ થયો છે. બીજી એક માફી માગવાની કે આ કાર્યક્રમની આયોજનમાં ઉતાવળે જરા આયોજન કર્યું છે, એમાં કદાચ ક્યાંય ભૂલચૂક રહી ગઈ હોય કે અમારાથી ખામી રહી ગઈ હોય તો એ બદલ આપ અમને સર્વને સમ્ય કરશો, માફી આપશો એવી આશા રાખીએ છીએ. જય મહારાષ્ટ્ર, જય હિન્દ. એમની જોડેના વિકાસ પામતા રહે એવી શુભેચ્છા સાથે એમના હસ્તે આપણે વૃક્ષારોપણ કરાવ્યું. મોમેન્ટોનું બોક્સ 1 મિનિટ હું ખોલીને આપણે બધાને બતાવી દઉં.
नंबर रिपीट करो। 8484 नंबर रिपीट करो। અત્યારે જે હાઉસિંગ નંબર આવી જાય છે ફરીથી એકવાર હું બોલી દઉં. 56 નથી આવ્યું. આટલા નંબરો થઈ જાય છે. હવે આગળનો નંબર નહીં કહે. ના હવે આગળ તો નથી ગઈ. નામ લાગી કે નહીં?
ના હવે બધામાં રિપીટ થાય પહેલા નંબરથી ચેન્જ થવો જોઈએ પહેલો જે નંબર થયો એનાથી તમારું ફોન થવું જોઈએ 1919 5